अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको डेवलपमेंट जोन चैनल में। तो इंशाअल्लाह आज सीएसएस के इंट्रोडक्शन की क्लास है। बेसिक सीएसएस बताऊंगा मैं, और किस तरीके से आप अपनी सीएसएस फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएसएस इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस क्या है? सीएसएस का मतलब ये है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसकी फुल फॉर्म है। और सीएसएस यूज किया जाता है सिंपल स्टाइल के लिए या वेब पेजेस के लेआउट के लिए। अब ये यूज क्यों करते हैं? वाई यूज सीएसएस? सेपरेट कंटेंट एचटीएमएल फ्रॉम डिजाइन। मतलब कि सेपरेट कंटेंट होता है एचटीएमएल में, तो उसकी डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, इम्प्रूव द लुक एंड फील ऑफ वेब पेजेस। मतलब कि आप इसको देखने में अच्छा कर सकते हैं और अपने वेब पेजेस को अच्छे से महसूस कर सकते हैं, देखते साथ आप अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस वजह से सीएसएस यूज किया जाता है। इसके बाद ये है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। इसका मतलब ये है कि सीएसएस पे आपने जो भी कोड लिखा है, अब आप वो चाहते हैं कि मल्टीपल पेजेस में वही सीएसएस यूज हो, तो इस वजह से आप वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक होम पेज है, एक सर्विसेज पेज है, एक अबाउट पेज है। अब तीनों में आपने कार्ड बनाया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि एक जो सिंपल कार्ड बनाया है आपने, वो तीनों पर अप्लाई हो जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने वो स्टाइल वाली जो डॉट सी एस एस की फाइल है, सिंपल आपने उसको लिंक करवा देना। तो ये बेसिकली ये इसकी रीयूजेबिलिटी है। इसके बाद टाइप ऑफ सीएसएस। कितने टाइप के सीएसएस होते हैं? फर्स्टली जो है इनलाइन सीएसएस, सेकंड इंटरनल सीएसएस, और जो थर्ड है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब ये है कि आपने सिंपल एक टैग यूज किया, और टैग यूज करने के बाद वहीं पर आपने स्टाइल वगैरह दे दिया, तो ये इनलाइन सीएसएस कहलाता है। और जो इंटरनल सीएसएस है, आपकी एचटीएमएल की फाइल पड़ी हुई है और उसमें एक हेड टैग यूज किया जाता है जिसमें आप टाइटल देते हैं, तो उस जगह पर आपने सिंपल स्टाइल टैग यूज करना है। तो ये इंटरनल सीएसएस कहलाता है। और जो एक्सटर्नल सीएसएस है, ये इसके लिए एक अलग सी फाइल बनती है और उस फाइल को लिंक करवाते हैं मेन फाइल से। तो ये सीएसएस तीन तरीके से होती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ ले। सीएसएस रिटर्न डायरेक्टली विद इन एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके एडवांटेज क्विक एंड इजी टू अप्लाई। मतलब कि ये बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है। अगर जैसे आपने तीनों सीएसएस यूज किया हुआ है एक ही टैग पर, और तीनों में कलर आपने चेंज दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ, उसमें दो फाइल है सीएसएस, एक इंडेक्स की फाइल है और एक सीएसएस की फाइल है।
तो मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ। अब सबसे पहले मैं इनलाइन CSS की बता दूं। ये मैंने H1 टैग यूज किया है और यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ मैं, और सिंपल स्टाइल में कलर दे दिया, और यहाँ पर हेडिंग दे दी मैंने। और इसको मैं लाइव करता हूँ। तो ये देखिए, ये सिंपल इनलाइन CSS यूज किया है मैंने। अब मैं चाह रहा कि इंटरनल CSS यूज करूँ, तो सिंपल मुझे क्या करना है, इस हेड टैग में आना है और यहाँ पर स्टाइल टैग यूज करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज किया है, तो सिंपल H1 को मैं एक्सेस करता हूँ और डायरेक्ट कलर दे देता हूँ, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये इंटरनल CSS यूज किया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल CSS यूज करूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर एक फाइल बनी हुई मेरे पास style.css की, तो मुझे इसको लिंक करवाने के लिए इसी हेड टैग पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा li। जैसे ही लिखा, यहाँ पे बहुत सारे मुझे सजेस्ट कर दिया, तो मुझे CSS यूज करना है, तो इस वजह से मैं CSS यूज करूंगा। उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो होती है style.css की फाइल, इसका ये एक नाम है। जिस तरह हर चीज के एक स्पेशल टाइप होती है, जैसे कि HTML के लिए इंडेक्स यूज किया जाता है, इसी तरह CSS के लिए स्टाइल कीवर्ड यूज किया जाता है, और इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के लिए app.js यूज किया जाता है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने CSS यूज किए style.css, इसको मैंने लिंक करवाया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वही H1 और कलर दे दिया। तो अब देखिए, ये कलर यूज हो चुका है। अब मैं ये करता हूँ, तीनों ऊपर मैं स्टाइल दे देता हूँ। अब मैं इसी हेडिंग में मैंने इनलाइन CSS भी यूज किया है और इंटरनल भी यूज किया है और CSS भी यूज किया है एक्सटर्नल। अब चेक करें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा करीब होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे करीब कौन सी CSS लिंक की हुई है, ये वाली। तो इस वजह से इसने इसको उठाया है। अगर यहाँ पर CSS नहीं होती तो फिर ये इसको उठाता, और अगर यहाँ पर भी नहीं होती
तो फिर जो लिंक सीएसएस करवाई हुई है वो यूज करते हैं। तो ये तीन चीज थी। पहली इनलाइन सीएसएस, दूसरी इंटरनल, और तीसरी एक्सटर्नल। अब यहाँ पर दिया हुआ है इनलाइन सीएसएस, एक पैराग्राफ टैग यूज किया है और उसके अंदर एक स्टाइल दे दिया, और स्टाइल में जो भी दे सकते कलर वगैरह। तो ये इनलाइन सीएसएस है। और ये हेड टैग के अंदर जो मैंने यूज किया था, ये इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हेड टैग में लिंक से ज्वाइन करते, कनेक्ट करते हैं। तीनों से काम एक ही हो रहा है, बट वे अलग अलग है। अब इसके बाद बात करते हैं सीएसएस सिंटैक्स। तो सीएसएस रूल सेट स्ट्रक्चर है। इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज सिलेक्टर, देन प्रॉपर्टी, देन वैल्यू। स्पेसिफिक स्पेसिफाई दी एचटीएमएल एलिमेंट टू स्टाइल। मतलब कोई भी स्पेसिफिक सिलेक्टर यूज किया जाता है, जैसे कि पैराग्राफ, ये एक एचटीएमएल टैग है, तो आप कोई भी एचटीएमएल टैग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर कलर दिया है, अब इसके बाद आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। तो ये आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये वही कह रहा। एक से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। इसमें तीन चीजें होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या है? कोई भी टैग, कोई भी टैग आप यूज करते हैं उसे सिलेक्टर कहते हैं। इसके बाद जो आप प्रॉपर्टी देंगे, जिस तरह कलर है, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड, तो ये सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टी है। और इसके बाद जो आप वैल्यू देते हैं इसकी, अब कलर के बाद जो आपने कलर दिया है, तो ये इसकी एक वैल्यू है। तो इसी तरह आप बॉर्डर देते हैं, तो 2 पिक्सल सॉलिड आप जो भी लिखे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सर इसमें क्या तीन चीजें होती है? सबसे पहले सिलेक्टर, देन प्रॉपर्टी, देन वैल्यू, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसके बाद 5 सिलेक्टर है जो कॉमन यूज किया जाता है। सबसे पहले जो सिलेक्टर है, यूनिवर्सल। इसका मतलब यह है कि आपके कंटेंट, सारी कंटेंट, जितने भी कंटेंट है आपकी, वो सब चीज पर एक साथ अप्लाई हो जाए। अब सिंपल इसके लिए क्या यूज करते हैं? मतलब कि यहाँ पर आपके बहुत सारी फाइल बनी हुई है और उसपे ये समझ लें कि आपकी पूरी एक वेबसाइट है, तो आप उसमें चाहते हैं फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, स्टाइलिंग यूज करूँगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैं दे दिया फॉन्ट फैमिली। तो अब ये क्या होगा, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। जो स्टाइल डॉट सी एस एस से फाइल जो लिंक की हुई होगी आपकी एच टी एम एल वाली, तो वो सब में ये चीज इफेक्ट पड़ जाएगा।
इसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर वो सिलेक्टर होते हैं जो HTML के जितने भी टैग होते हैं, तो उन तमाम टैग को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया है, जिस तरह मैंने H1 टैग यूज किया, तो इसको एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। इसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर, मतलब कि आप एक से ज्यादा सिलेक्टर, एक से ज्यादा एलिमेंट यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो हेडिंग और लेता हूँ। इसका मैंने नाम कर दिया 2 और इसका 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ऐड कर देता हूँ H2 H3, और उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब पर अप्लाई हो चुकी है जो भी हमने प्रॉपर्टी वैल्यू दी है। तो ये आपका ग्रुपिंग सेलेक्टर कहलाता है। अब क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। क्लास क्लास सिलेक्टर क्या है? बेसिकली आपने यहाँ पर क्लास दे दी हेड, और इसकी भी क्लास दे दी हेड, और इसको आईडी दे दी आपने। अब मुझे इन दोनों हेडिंग को सेम फॉन्ट देना है और सेम कलर देना है, और इस वाले को यूनिक देना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और डॉट हेड, मैंने ये क्लास दी थी हेड की, तो मैंने डायरेक्टली डॉट हेड यूज किया और यहाँ पे कलर यूज कर लिया चॉकलेट। तो ये दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों पर अप्लाई हो चुका है, पर इस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको हमने आईडी दी थी और इसको एक्सेस नहीं किया हमने। तो सिंपल इसको एक्सेस करने के लिए, आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश टैग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और इसको कलर देता हूँ डार्क। तो अब देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। तो ये क्लास से हमने दी थी इसको, और इसको आईडी से दिया है। तो 5 सिलेक्टर होते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल, सबसे पहला यूनिवर्सल है। देन इसके बाद एलिमेंट सिलेक्टर, और इसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर। ये ग्रुपिंग सिलेक्टर है। और इसके बाद क्लास यूज किया था, और उसके बाद आईडी यूज किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर,
ग्रुपिंग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। तो ये 5 सिलेक्टर हमने पढ़े। इसके बाद CSS कमेंट्स। व्हाट आर कमेंट्स? कमेंट्स क्या है? यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी नोट्स विद इन द कोड एंड कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अभी आपको बताऊं कि ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है यहाँ पर किस तरीके से होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और ये मुझे भी समझ आ जाएगा देखते साथ कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है अगर मैं बाद में भूल जाता हूँ और ये ब्राउजर पर रन नहीं होता। तो ये बेसिकली काम होता है कमेंट का। और इसको कमेंट लिखते हैं किस तरह? सबसे पहले स्लैश, फिर स्टैरिक, फिर स्टैरिक, फिर स्लैश। इस तरीके से इसको कमेंट करते हैं। और HTML को किस तरह कमेंट करते हैं? लेफ्ट एंगल, एक्सक्लेमेशन साइन, उसके बाद माइनस साइन 2 दफा, फिर इसी तरह क्लोज करते वक्त 2 माइनस साइन और राइट एंगल। तो ये CSS कमेंट है। अच्छा, CSS में कलर भी यूज होते हैं काफी तरीके से। पहला जो तरीका है जो हमने अब तक पढ़ लिया है, ये सिंपल हमने यहाँ पर कलर दिया है ग्रीन। ये नेमिंग कलर, नेम से हमने कलर दिया है। तो इसी तरह RGB पर भी हम कलर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है रेड, ग्रीन, ब्लू। 0 to 255 तक नंबर होते हैं, तो उन्हें मिक्स करके हम नंबर देते हैं। तो ये RGB कलर कहलाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आऊं, अब यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है इसकी जो वैल्यू है ग्रीन की 0, 1 to 8 और 0। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ जैसे ही, तो अब देखें यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया, RGB कलर है। तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। और एक और होता है हेक्साडेसिमल। इसका मतलब ये है कि इसमें 16 नंबर के डिजिट होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया, RGB में 0 to 255 होते हैं इसके डिजिट जो होते हैं। ये समझ लिया ASCII कोड इनका एक नंबर है। तो रेड के भी 0 to 255 है, ग्रीन के भी और ब्लू के भी। तो ये सिंपल हमने एक कलर यूज किया है और ये ग्रीन कहलाती है। अब इसी तरह हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मतलब 10। इसकी जो काउंटिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर 9 तक। और उसके बाद A से लेके F तक। मतलब आपका जो 10 नंबर है, 0 से 9 ये 10 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली जो 10 आएगा तो वो A10 की वैल्यू A होगी। ये जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो सिंपल अभी यहीं तक इसको रखते हैं। CSS कलर, अभी आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहां पर आप अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाम भी इसने लिख दिया यहाँ पर, और ये हेक्साडेसिमल है और ये RGB कलर है। ये तीनों के एक अलग अलग कोड है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। येलो के लिए ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह सारी चीजें आप देख के पढ़ सकते हैं।
मैं इसे यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए, फिलहाल मैं इसे वैसे ही कर देता हूँ। एक हेडिंग गायब क्यों है? अच्छा, मैंने अनकमेंट कमेंट कर दिया। इसके बाद सीएसएस में बैकग्राउंड किस तरीके से दे सकते हैं? तो सिंपल आपने क्या यूज करना है, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर। अच्छा, पैराग्राफ मैंने दिया नहीं है, तो इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। तो सिंपल एक लिख लेते पैराग्राफ, पी टैग यूज किया, उसके बाद लॉरेम। जैसे ही मैंने लॉरेम लिखा तो मुझे एक डमी पैराग्राफ दे चुका है। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ चुका है इस प्रॉपर्टी से, बैकग्राउंड कलर। इसके बाद बैकग्राउंड में आप एक इमेज भी लगा सकते। तो सिंपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बारिश का सीजन है तो इसी से रिलेटिव पिक्चर लगाते हैं। यहाँ पर इमेज आ चुकी है। सिंपल आता हूँ मैं, बैकग्राउंड इमेज और डॉट स्लैश किया, ये यूज कर लिया। तो अब देखिए इसके बैकग्राउंड पर इमेज आ चुकी है। सिंपल मैंने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज की, उसके बाद यूआरएल यूज किया और उस यूआरएल के अंदर डबल कोटेशन में मैंने पाथ दे दिया इमेज का। अब इसमें एक चीज गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये जो इमेज है ये रिपीट हो रही है, तो इसका एक हल है। सिंपल आपने क्या करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड रिपीट आपकी एक प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके बाद यहाँ पर नो रिपीट कर दें। तो मैं यहाँ पर करता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो ये देखिए अब रिपीट नहीं हो रही बैकग्राउंड। बाकी ये मैंने तो दे दिया बैकग्राउंड। इसमें आप कलर भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल ये आप कलर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर।
नो रिपीट फिक्स। वैसे इसका यहाँ पर कुछ काम नहीं है, इतना यूज नहीं किया जाता है, तो इस वजह से ये यूज नहीं करते। तो सिंपल यहाँ पर ये आ चुका है। इसके बाद और भी चीजें हैं। तो सीएसएस इंट्रोडक्शन, हमने क्लास सिलेक्टर पढ़ चुका है। इसे आईडी सिलेक्टर भी हमने पढ़ा है, टैग सिलेक्टर भी पढ़ा है, टाइप सिलेक्टर, एलिमेंट जो होता है ये टाइप सिलेक्टर है, मतलब कि एलिमेंट सिलेक्टर। इसी तरह यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये हर जगह अप्लाई हो जाती है। और इसी तरह ये ग्रुप सेलेक्टर कहलाएगा, क्योंकि हमने यूज किया था H1 H2 H3 यूज किया था, एक साथ मल्टीपल टैग हमने यूज किए थे। तो इसी तरह मल्टीपल आईडी क्लासेस जो भी हमने दी है वो सब एक साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, आईडी जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। आप ये समझ लें कि अगर आपके पास एनआईसी है, तो एनआईसी में जितनी भी आप एनआईसी देख लें, जितने भी, ये समझ लें जितने भी इंसान है सबकी एनआईसी बनी हुई होती है। तो सब की एनआईसी की जो नंबर होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, और नेम ये होता है सेम हो सकता है। तो इसलिए आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होती है, और क्लास जो होती है वो यूनिक नहीं होती, उसे बार बार यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट बनाई हुई है और उसमें कार्ड बनाया हुआ है, तो वो कार्ड आप चाहते हैं कि एक ही दफा मैं कार्ड बना लूं और 15 दफा उसे 15 जगह मैं उसे यूज किया करूँ, 15 कार्ड मैं बनाऊं। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, तो ये 15 कार्ड बन जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह सीएसएस के लिए जो क्लासेस जो यूज करते हैं, यूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को, इसको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, जिस तरह आपने एचटीएमएल टैग में चेक किया था। एंकर टैग में आपने एचटीएमएल के href यूज किया था, हाइपरलिंक, तो ये एट्रीब्यूट भी कहलाता है। तो इसी तरह यहाँ भी कहलाता है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज और है। तो इस प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर जो इमेज है अभी, वो इस तरीके से आई हुई है, बिल्कुल अजीब सी। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर की वजह से आई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बॉडी कर देता हूँ, सिर्फ ये बॉडी पर अफेक्ट करे। तो अब देखिए ये इसके बिल्कुल बैक पर आ चुकी है। अब मैं ये चाह रहा कि ये जो पिक्चर है ये इस पूरी विथ को कवर कर ले। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड साइज। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती कंटेन और एक होती कवर। अगर मैं कंटेन करूं तो सिर्फ एक ये स्पेसिफिक हिस्से पे आ रहा है, लेकिन मैं इसको कवर कर दूं तो ये पूरी विथ कवर कर लेगा। अब आपकी वेबसाइट जितनी भी बड़ी हो। अब इसी तरह इसको आप पोजीशन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने राइट पोजीशन दे दिया इसे, तो अब ये देखिए ये राइट पर जा चुका है। अब आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से गया ये। अगर मैं इसको लेफ्ट करूं तो ये लेफ्ट पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पोजीशन दे सकते हैं। तो इसको मैं अब साइज वैसी कर देता हूँ और पोजीशन 100% कर देता। तो ये इस तरीके से ये वर्क करती है।
इसके बाद प्रॉपर्टीज, ये मैंने कलर दे दिया है, बैकग्राउंड भी दे चुका हूँ, फॉन्ट साइज नहीं दिया। तो इसके लिए क्लास तो मैंने दी हुई है, हेड। तो इसी क्लास में आते हैं और यहाँ से इसको देते हैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। इसी तरह फॉन्ट फैमिली एरियल। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने कर दिया। सॉरी, मुझे ये प्रॉपर्टीज हेड में लगानी थी। तो अब देखिए ये बाकी सबको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने इसको कलर दिया, इसके बाद बैकग्राउंड कलर देता हूँ। फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दिया, टेक्स्ट अलाइन दे दिया। अब ये टेक्स्ट सेंटर पर है, इसको मैं लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह राइट करूँ तो राइट हो जाएगा। तो फिलहाल इसको मैं सेंटर करता हूँ। इसके बाद विथ हाइट मार्जिन पैडिंग, इसको मैं विथ दे देता हूँ 50%। तो इससे क्या किया, इसको साइज काफी ज्यादा मिली थी, बट ये इससे सिर्फ 50 हिस्सा कवर किया है। और इसको मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ। अब पिक्सल में देता हूँ तो ये देखिए कितने कम स्पेस। अब देखिए मैं इसको पिक्सल में देता हूँ तो इसने कितना कम एरिया लिया है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर पर्सन में लिया ताकि हाफ स्क्रीन ले ले। और 100 कर दूंगा तो फुल स्क्रीन ले लेगा। इसी तरह आप हाइट भी दे सकते हैं इसको। 50% मैं हाइट दिया तो इससे 50% हाइट ले लिया। 20% करूँ तो ये 20% हाइट ले लेगा। वैसे इसको आउटो कर दे आप। इसके बाद मार्जिन। मैं सिंपल मार्जिन इसको देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल। तो ये चारों साइड से देखें, इसने 30 पिक्सल ले लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ टॉप से करो। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप। तो ये देखें, टॉप से ये बिल्कुल स्पेस दे देगा हमें। और इसी तरह अगर मैं बॉटम से दूं तो ये बॉटम से रहेगा। देखिए यहाँ पर ये कितना स्पेस है, मैंने इसे बॉटम से दिया था। इसी को मैं अगर टॉप कर दूं तो ये फिर टॉप से ले लेगा। ये देखिए कितना लिया इससे। असल में यहाँ पर दो हेडिंग है तो इस वजह से दोनों की क्लास मैंने हेड दिए, तो इस वजह से दोनों पर वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको अभी 10 पिक्सल करते हैं। अब इसके बाद पैडिंग यूज करते हैं। तो अब देखिए ये पैडिंग जो है, मार्जिन क्या कर रहा था, आउटसाइड की तरफ से ये स्पेस दे रहा था। बट जबकि पैडिंग जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट के अंदर के हिसाब से स्पेसिंग देता है। अब इसको मैं सिंपल यहाँ पे टॉप पे करूँ तो ये देखिए सिर्फ इसने टॉप से स्पेस ले लिया। और मैं सिंपल यहाँ पे अगर पैडिंग करता हूँ तो ये चारों साइड से ले लेगा। तो इसी तरह मार्जिन को भी मैं अगर करूँ तो चारों साइड से इसने क्या किया, स्पेस ले लिया बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी, पैडिंग भी इसने दे दिया। तो ये आपके ऊपर है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब इसके बाद मैं बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर प्रॉपर्टी मैंने यूज की और यहाँ पर 2 पिक्सल इसकी विड्थ दे दी सॉलिड। तो अब इसने क्या किया, इस बॉर्डर के थ्रू, इस कलर के थ्रू इसने बता दिया। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ तो फिर ये क्या, बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर होगा वो बता देगा। फिलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसके बाद अगर मैं इसकी विड्थ और ज़्यादा मुझे करनी हो तो मैं यहाँ से इस तरीके से दे सकता हूँ। सब यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने कलर दिया तो यहाँ से कलर भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब एक चीज रहती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किस तरह वर्क करता है, मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जैसे ही मैंने इनलाइन किया तो इससे क्या किया, एक साथ मिला दिया। क्योंकि डिस्प्ले इस तरीके, इनलाइन जो टैग है मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप एक ही लाइन में 10 टैग यूज कर सकते हैं और वो एक साथ आएगा। बट के जब आप हेडिंग यूज करते हैं तो वो हर दफा नेक्स्ट लाइन में आएगा, आप जितनी भी हेडिंग दे दें। अगर आप 5 हेडिंग देते तो 5 लाइन ब्रेक करके आएगा। लेकिन स्पैन टैग किस तरह होता है, इनलाइन टैग, वो एक ही लाइन में अगर आप 10 भी यूज करते हैं तो वो 10 एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके इनलाइन से ये हुआ। मैं इसको ब्लॉक करूंगा सिंपल तो ये अपनी हालत में वैसे ही आ जाएगा, इससे लाइन ब्रेक कर दिया। और इसी तरह की इनलाइन ब्लॉक भी लिखते हैं।
इसने क्या किया, इनलाइन का भी स्पेस ले लिया और ब्लॉक भी स्पेस ले लिया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है फ्लैक्स। फ्लैक्स अब यहाँ पर नहीं कर रहा, वजह यह है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि एक डिफ लेता हूँ और इस डिफ में मैं ये दोनों हेडिंग रख देता हूँ। और उसके बाद मैंने इसको क्लास दे दी और अब मैं आता हूँ यहाँ पे डॉट ड्रॉ डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब देखें किस तरीके से दो पार्ट पे आ चुका है। तो इस तरीके से फ्लैक्स काम करता है। अब ये देखें, ये दो कॉलम में डिवाइड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ इसको फ्लैक्स रैप। अब फ्लैक्स रैप करने से क्या होगा, इसकी साइज आप जितना भी छोटा कर दें तो ये कभी फटेगी नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर आप इसको विड्थ वगैरह हाइट वगैरह ज़्यादा दे देते तो इस वजह से इसकी जो ये जो कंटेनर एक है ये आगे पीछे हो जाएगी। तो इस वजह से ये जब आप वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो आगे चल के ये आपको काम आएगा। अभी तो फिलहाल ये इसका काम नहीं है आपको, तो इसलिए अभी इसको यहीं पर रहने दें आप। और अगर मैं इसको चाहूँ सेंटर में करना तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज कर लूंगा, तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स से काम नहीं करता, तो फिर ये प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। इसके बाद इसमें आप मार्जिन भी दे सकते हैं जिस तरह देते हैं। तो इससे देखिए चारों साइड से इसने मार्जिन ले लिया। मैं सिर्फ टॉप से अगर करूँ तो फिर ये टॉप से सिर्फ ले लेगा। ये देखें, तो इस तरीके से हमने ये किया ये सब। ये आरजीबी कलर है, ये सिंपल हेक्साडेसिमल कलर है, और ये कलर्स के नाम लेते हैं आप। इसी तरह आप लेंथ वगैरह दे सकते हैं, पिक्सल में भी, पर्सन में भी, ईएम में भी। और इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज होती है। डिस्प्ले फ्लैग्स को मैं अगर डन कर दूं तो ये देखिए बिल्कुल सब कुछ हट गया, कुछ भी नहीं शो करेगा। लेकिन मैं इसको अगर इनहेरिट कर दूं तो फिर ये वैसे आ जाएगा। इसी तरह एक और यूज किया जाता है इनिशियल, तो वो भी यूज करने से ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट में आ चुका है। और अगर मैं इसको फ्लैक्स कर दूं तो फिर ये वैसे रॉ में आ जाएगा, दोनों बॉक्स। इसके बाद बहुत सब चीज़ की एक यूनिट होती है। पिक्सल हो गई, परसेंटेज हो गई, ईएम हो गई, और आरईएम हो गई। और सीएसएस के जो रूल्स बताए थे मैंने, सबसे पहले सिलेक्टर होते हैं, फिर प्रॉपर्टी होती है उसकी, और उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं। एक साथ आप ज़्यादा प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इतनी सारी प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसके बाद आप कमेंट किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले आपको स्लैश लगाना है, फिर स्टैरिक, फिर स्टैरिक, फिर स्लैश। अब इसी तरह सीएसएस में दो प्री प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। एक है सास और दूसरा है लेस। तो सास काम क्या करता है, बेसिकली ये फीचर्स को और बढ़ाते हैं सीएसएस के, लाइक वेरिएबल हो गए, नेस्टिंग हो गए, मिक्सिंग हो गए, और इसी तरह इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी है कलर की,
चॉकलेट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर डॉलर साइन से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर मैंने समझे यहाँ पे चॉकलेट मैंने वैल्यू एक दे दी है, कलर की वैल्यू दे दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी तरह और एक बटन की क्लास बनी हुई है, उस बटन की क्लास पे आता हूँ मैं और यहाँ से कलर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि मैंने एक बटन की क्लास ली हुई है और उसमें आया और यहाँ कलर की प्रॉपर्टी यूज किया और यहाँ पर मैंने कलर वेरिएबल में स्टोर करवाया था, तो यहाँ पर वो सिंपल मैंने यूज कर लिया ये कलर की प्रॉपर्टी। तो इसी तरह मिक्सिंग भी होता है और मिक्सिंग डेफिनेशन वगैरह ये दी हुई है। खैर इसी तरह लेस है, लेस भी बेसिकली यही काम करता है, वेरिएबल वगैरह में स्टोर करते हैं जो भी वैल्यू हमें चाहिए होती है, जैसे कि कलर हो गई और प्रॉपर्टी वगैरह और भी बहुत सारी होती है, बैकग्राउंड हो गई, ये सब। वैसे इतना भी इसका काम नहीं है, आगे चल के इसका काम है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। इसके बाद सीएसएस में दो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, और भी फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, पर हम यहाँ पर दो फ्रेमवर्क यूज करेंगे। सबसे पहला जो है बूटस्ट्रैप है और दूसरा जो है टेलविन सीएसएस। इसके बाद सीएसएस बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं उसका नाम देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक हेडिंग का काम किया था, तो मैंने हेड क्लास दे दिया। तो इसी तरह अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने ए बी सी इस तरह करके नाम दे दिया कुछ भी, तो इसलिए ये बहुत मैटर करती है। इसी तरह प्री प्रोसीजर और फ्रेमवर्क यूज करते हैं, तो हम उस जब आप ये यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होती है, तो इस वजह से। और राइट मॉड्यूलर एंड यूजेबल कोड, इसका मतलब ये है कि हम डिवाइड में कोड को पार्ट पार्ट कर देते हैं डिवाइड में, और इसको बार बार एक ही कोड को बार बार यूज करते हैं। तो ये थी सारी चीजें, बाकी ये सब तो आपने पढ़ चुका है, टॉप राइट मार्जिन वगैरह। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जेड इंडेक्स। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट लेकर आ सकते हैं। तो चले, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली एक हेडिंग ले लें। मैंने यहाँ पर अभी एक हेडिंग लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज ले लिया और इमेज के बाद पैराग्राफ एक मैं ले रहा हूँ और इस पैराग्राफ को मैं इस इमेज के ऊपर लाऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं रन करवाता हूँ। मैंने जैसे ही रन करवाया तो ये अभी अपनी जगह पर है, लाइन बाय लाइन। अब मैं यहाँ पर आता हूँ सीएसएस में और इमेज को मैंने एक्सेस किया और उसके बाद मैंने इसको मार्जिन दे दिया टॉप 0, मार्जिन टॉप 0 दिया और मार्जिन लेफ्ट भी 0 दे दिया। इसके बाद मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, पोजीशन। मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया है। एब्सोल्यूट पोजीशन इसलिए यूज करते हैं अगर आपको ये टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट ऊपर लाना हो, तो इस वजह से एब्सोल्यूट यूज करते हैं। और जब इमेज के ऊपर जब टेक्स्ट आना होता तो जेड इंडेक्स के साथ हमेशा हमें पोजीशन देनी पड़ती है, पोजीशन के बिना ये काम नहीं करता, तो इसलिए पोजीशन देनी लाजमी है। अगर मैं इसको, इसकी दो तीन प्रॉपर्टी होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स। अगर मैं रिलेटिव करता हूँ तो ये वहीं पर अपनी जगह चले आएगा, बट
फिक्स कर दूं तो फिक्स और एब्सोल्यूट एक ही काम करता है। ये देखिए टैक्स ऊपर चला गया। अब टैक्स जो है ये इसके इमेज के पीछे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस ये जो टैक्स है टैक्स इमेज के ऊपर आ जाए। तो पहले मैं इसको कलर दे देता हूँ एक, ताकि पता चले। मैंने यहाँ से कलर दे दिया रेड। तो अब देखिए ये टेक्स्ट जो है ये इसके इमेज के पीछे है। अब एक प्रॉपर्टी आती है जेड इंडेक्स। अब जेड इंडेक्स मैंने यूज किया और यहाँ पर दे दिया -1। अब जैसे ही मैंने -1 किया तो ये जो प्रॉपर्टी की इस प्रॉपर्टी की वजह से ये टैक्स ऊपर आ चुका है। अगर मैं इसको सिंपल 1 कर दूं तो ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर -1 किया और ये देखिए इमेज इमेज पीछे चली गई बैकवर्ड और टेक्स्ट जो ऊपर आ चुका है। अब इसके बाद एक चीज और रह गई है। इसको मैं कोड को कमेंट करता हूँ और उसके बाद नेविगेशन बताता हूँ किस तरीके से आप नेविगेशन बना सकते हैं। जिस तरह होम अबाउट, ये मैंने कोड कॉपी किया हुआ है पहले से। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब पहले इस कोड को समझे, इस कोड में हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने एक मेन डिफ लिया है। एक सबसे पहले में एक मैंने मेन डिफ लिया है, उस मेन डिफ में मैंने एक नेव टैग ले लिया, मतलब कि सिमेंटिक टैग मैंने यूज किया है। और उस सिमेंटिक टैग में मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट टैग यूज किया है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने 4 li यूज किया है, मतलब कि लिस्ट आइटम। ये अनऑर्डर लिस्ट है, यू मीन अनऑर्डर, और L4 लिस्ट, इसी तरह Li लिस्ट आइटम। तो सिंपल क्या किया मैंने, इस नेव को मैंने क्लास दे दी नेव बार। इसी तरह यूएल को मैंने क्लास दे दी नेव लिस्ट। और इसी तरीके से जब मैंने li टैग यूज किया तो li टैग को मैंने क्लास दे दी नेव आइटम। और उस li टैग के अंदर उस li टैग के अंदर मैंने जो यूज किया है एंकर टैग यूज किया है ए। ये एंकर टैग यूज किया है ताकि आप यहाँ से जिस भी पेज पर जाना हो तो आप इस यहाँ पर आप वो लिंक यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप वहाँ पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ https://google.com। और इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं टारगेट। ब्लैंक से क्या होता है कि नेक्स्ट पेज पर जाता है। अब मैं यहाँ सिंपल यहाँ पर मैंने होम में मैंने लिंक लगाया। अब मैं सिंपल होम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया। तो हमने क्या दिया, इस इसको हमने टारगेट दे दिया ब्लैंक और यहाँ पर लिंक लगा दिया और इसकी क्लास दे दी नेव लिंक। तो चारों में इसी तरह हमने किया है। अब इसके बाद इसको जब मैंने रन किया तो सिंपली इस तरीके से रन हुआ है। अब इसको डिजाइन करते हैं। मैं आता हूँ style.css में और इसके बाद सबसे पहले जो मैं करता हूँ बॉडी। बॉडी पर मैं देता हूँ, सबसे मैंने पहले क्या किया, बॉडी को पूरे बॉडी को, मतलब कि इस बॉडी में ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के अंदर जो चीज भी है उसको क्या करो और अनऑर्डर लिस्ट को, स्पेशली हमने क्या किया अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसको क्या कर दो मार्जिन और पैडिंग 0 कर दो। अब मैं इसको यहाँ से अगर अनकमेंट करूँ तो ये देखिए अपनी जगह पर आ चुका है। पर जैसे ही मैं इसको दोबारा अनकमेंट से हटाऊं तो इसने क्या किया, मार्जिन पैडिंग सब कुछ हटा दिया, कुछ भी नहीं लिया इसने। इसके बाद
अब इसको मैं फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, मतलब कि इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। अब इसी तरह अब मैं काम करता हूँ नैव बार। मतलब कि हमने जो नैव टैग यूज किया था उसमें हमने एक क्लास दी थी नैव बार की। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नैव बार किया तो अब यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका। अब यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, तो ये देखिए नैव बैकग्राउंड कलर इस तरह से आ चुका है। अब- अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस सेंटर को मैं हटाता हूँ, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। ये लेफ्ट पर चला गया, तो इससे हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन से इस चीज को हमने सेंटर पे कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं हटाऊं तो राइट पर अगर मैं करना चाहूँ तो ये राइट पर चला जाएगा। और इसी तरह और भी इसकी प्रॉपर्टी है, आप हर प्रॉपर्टी यूज करें और फिर आपको इजली और अंडरस्टैंड आप हो जाए। जस्टिफाई तो आपने देखा होगा, जब वर्ड फाइल में करते हैं तो सारे एक फॉर्मेट पर आ जाता है। तो फिलहाल मैं इसको अभी सेंटर करता हूँ। इसके बाद हमने नैव बार पर काम कर चुका है। कहाँ गया नैव बार। अब हमें काम करना है नैव लिस्ट, मतलब कि यूएल पर। तो अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये इसका फर्क अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ से मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप को मैंने जब हटाया तो ये किस तरह अनऑर्डर लिस्ट जिस तरीके से आती है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है डिस्क की तरह आती है, वरना आप स्क्वायर शेप में भी इसको कर सकते हैं। तो इसी को हटाने के लिए हमने नन यूज किया है। असल में यहाँ पर इस वजह से नहीं हुआ था कि हमने यूएल पे भी लगा दिया था, यूएल टैग को भी हमने एक्सेस किया था, तो इससे मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल जीरो ले लिया था, तो जिसकी वजह से ये डायरेक्टली हो चुका था। तो वहां से जब मैंने यूएल हटाया तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो चुका था, फिर मैंने इस इस प्रॉपर्टी की बदौलत मैंने इसको हटा दिया। अब मैं करता हूँ नैव लिस्ट के बाद नैव आइटम पर काम। मतलब कि हमने जो लिस्ट आइटम यूज किया था, अब उसमें बताता हूँ मैं आपको। अब मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिस तरह डिस्प्ले फ्लेक्स करने से अगर आपके पास 3 या 4 चाइल्ड हो तो वो क्या करता है, एक जैसे कि आप ये समझ लें कि आपके पास एक हेडिंग है जो 4 लाइनों पर आई हुई है। अब आप चाहते हो कि वो जो 4 लाइनों पर आई हुई है वो एक ही लाइन पर आ जाए चारों हेडिंग, तो उसके लिए हमने डिस्प्ले फ्लैग्स यूज किया था। तो इसी तरह एक प्रॉपर्टी आती है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, ये इनलाइन की भी स्पेस इसने ले ली और ब्लॉक की भी स्पेस ले ली इसने। अब मैं यहाँ से सिंपल हटाता हूँ ये और सिंपल ब्लॉक कर देता हूँ, तो इसने सिर्फ ब्लॉक स्पेस ले लिया। अब मैं इनलाइन करूँ तो इसने क्या किया, इनलाइन कर दिया सिंपल। और जैसे ही और इसके बाद मैं करता हूँ अब इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक भी इनलाइन की तरह ही काम करता है। हर जगह अलग अलग बेसिस को यूज किया जाता है। और उसके बाद हमने मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे दे दिया जीरो। जीरो जो 15 पिक्सल ले रहा है, ये इस गैप को ले रहा है। ये होम और अबाउट के जो बिटवीन जो दरमियान में है, इस गैप के लिए हमने मार्जिन यूज किया है। अब आप इसको ज्यादा भी दे सकते हो, अब मैं जैसे यहाँ पर 35 कर देता हूँ। अब देखिए कितना स्पेस आ चुका है। अब मैं काम करता हूँ, ये इस पर तो काम मैंने कर लिया। अब जो मैंने यहाँ पर लिंक लगाया था, ये लिंक एंकर टैग यूज किया था। अब मैं नैव लिंक पर काम करता हूँ। तो नैव लिंक के लिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया।
अब टैक्स रेगुलेशन मैंने क्या किया यहाँ पे, नन कर दिया। ये स्पेस कम की वजह से ये इस तरीके से आ रहा है, तो आप इससे घबराइएगा मत। तो मैं सिंपल इस कलर को कर देता हूँ डार्क। इस नैप लिंक में मैंने काम क्या किया, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये ऐसा होता है कि अब यहाँ पर आप देखिए, इस होम के नीचे अंडरलाइन आ रही होती है। जब आप बाय डिफॉल्ट आप लिस्ट वगैरह एंकर टैग यूज करते हो, तो अब इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन से ये जो अंडरलाइन जो आई हुई है, अंडरलाइन को ये खत्म कर देता है, नन। अभी देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आ रही है। अब जैसे ही मैं प्रॉपर्टी नन यूज करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि अंडरलाइन जो है वो हट जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें, जैसे लाइन थ्रो, आपने स्ट्राइक टैग यूज किया था, तो यहाँ से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको भी नन करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से कलर दे दिया, बाकी फॉन्ट साइज दे दिया, यहाँ से पैडिंग दे दिया। तो ये सब चीज आपने पढ़ी हुई है, तो इसलिए आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसको 10 पिक्सल पे दे दिया, और बिटवीन इन दरमियान 16 पिक्सल दे दिया, ये गैप में पैडिंग दे दिया। और ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर, तो इसको मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ, ताकि आप लोग घबराए नहीं। अब इसके बाद आखिरी एक चीज रह गई। आपने काफी सारी वेबसाइट में देखा होगा कि आप जैसे ही इस होम पेज या अबाउट किसी भी आप सेक्शन पर जाते हो, तो वहां पर बैकग्राउंड पर एक कलर शो करती है। तो वो जो कलर शो करती है वो हुवर की मदद से करती है। ये हमने नैव लिंक एंकर टैग में क्लास दी थी, और उस क्लास को हमने लिंक करवा दिया इस हुवर से। अब बैकग्राउंड कलर पे मैंने ये दे दिया। अब सिंपल ये मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, चेंज करता हूँ, और बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही मैं होम पर जा रहा हूँ, तो एक पीछे बैकग्राउंड कलर मुझे शो कर रहा है, ये सब पर कर रहा है, ये देखें। तो इस तरीके से आप नैव बार बना सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारे काफी टॉपिक्स कवर करे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उस लिंक से, उस डिस्क्रिप्शन से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। यह हमारा यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल भी दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, तो आप इस जीमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये सारी चीज समझ आ गई है, तो इंशाल्लाह फीडबैक दे कमेंट में, और हमें बताएं अपने फीडबैक के आपको सारी चीजें समझ आ गई है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी आपको सारी चीज।
तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें और देन सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।